नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की विज्ञान एवं पर्यावरण की पुस्तक से एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 को कवर कर रहे हैं। यह पुस्तक स्पेशली डिजाइन ही करी गई है प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। दोस्तों, आप एक बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। काफी दिनों से विद्यार्थी मुझसे कह रहे थे कि सर, जो आप वीडियो बनाते हैं उसमें बैकग्राउंड की आवाज आपको ज्यादा सुनाई देती है। तो दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियो से, इस वीडियो के पहले वाले भी 2-3 वीडियो में ऐसा होगा कि आपको आवाज शायद कम आ रही होगी। अब ये तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही हमें बता पाएंगे, क्योंकि मैंने माइक को चेंज कर लिया है। जो माइक मैं पहले यूज करता था, अब उसके स्थान पर मैंने नया माइक उपयोग में लाना शुरू कर दिया है। तो कमेंट सेक्शन में बताएं जो बैकग्राउंड की नॉइस आ रही थी वो थोड़ी कम हुई है कि नहीं हुई। और एक कारण ये भी हो सकता है, पहले मैं वीडियो अपने घर से बनाया करता था, वहां पर एक डेडिकेटेड रूम वीडियो बनाने के लिए था, जहां पर पंखा, कूलर, एसी, जो भी सारी चीजें होती थी वो इस मैनर में लगी होती थी कि वे वीडियो के दरमियान इतना शोर ना करे कि बैकग्राउंड में आवाज आ जाए। और अब मैं जो वीडियोस बनाता हूं वे वीडियो मैं घर से दूर रहकर एक सिंगल रूम में बैठ के बनाता हूं, क्योंकि अब मेरा ऑफिस घर के पास नहीं है। पहले ऑफिस ही नहीं था, लेकिन अब मैं जॉब करने लग गया हूं, जिस कारण से उतनी सुविधाजनक स्थान पर बैठ के मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता। उम्मीद है आप जो सिचुएशन है उसे समझ पाए होंगे। और यदि बैकग्राउंड नॉइस कम हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताएं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी कि आखिर प्रबलता क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, गुणता क्या होती है ध्वनि के कंटेक्स्ट में। आप कमेंट सेक्शन में एक बार रिवीजन कर लें और दूसरों का भी करा दें। इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है, आखिर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करनी है प्रकारों में अश्रव्य तरंगों की, इंफ्रासोनिक वेव्स की। इसमें ध्यान रखना है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। कितने हर्ट्ज से कम वाली? 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि तरंगों को हम कहते हैं अश्रव्य या अवश्रव्य। क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य के कानों द्वारा इन्हें सुना नहीं जा सकता। हाथी, सांप एवं जिराफ के द्वारा इन तरंगों को सुना जा सकता है। तो आप इनके एग्जाम्पल भी ध्यान रखें। यदि क्वेश्चन आ गया निम्न में से कौन सा जानवर अविश्रव्य तरंगों को सुन सकता है, तो कम से कम इन 3 उदाहरणों को तो आप ध्यान रखें जो इस पुस्तक में आपके सामने स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं। वे कौन कौन से हैं? हाथी, सांप एवं जिराफ। ठीक, अब बात कर लेते हैं ऑडिबल वेव्स की, श्रव्य तरंगों की। दोस्तों, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को हम कहते हैं श्रव्य तरंगे। कितनी आवृत्ति के बीच वाली? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली जो तरंगे होती हैं उन्हें हम कहते हैं श्रव्य तरंगे। इन तरंगों को मानव, जानवर एवं पशु पक्षियों के द्वारा सुना जा सकता है। जब सुना जा सकता है इसलिए इनका नाम श्रव्य तरंग रखा गया है ना। अब हम बात कर लेते हैं पराश्रव्य तरंगों की, अल्ट्रासोनिक वेव्स की। यहां क्या ध्यान रखना है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। चमगादड़, चूहा, बिल्ली, कुत्ता के द्वारा इन तरंगों को सुना जाता है या ये इन तरंगों को सुनने की क्षमता रखते हैं। आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में एवं पानी के अंदर नौवहन में पनडुब्बियों द्वारा सोनार उपकरण में प्रयोग होती है क्या? पराश्रव्य तरंगे।
सोनार का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखें, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, ये ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में भी आपको उपयोग में आएगा। ठीक है, हमने किस प्रकार की 3 तरंगों की चर्चा करी? हमने बात करी अवश्रव्य तरंगों की या अश्रव्य तरंगों की, श्रव्य तरंगों की और पराश्रव्य तरंगों की। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति श्रव्य तरंगों की कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। पराश्रव्य की होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति। आपको ध्यान रखना है कौन किन किन तरंगों को सुन सकते हैं। तो आप हमें बताएं, हाथी किस प्रकार की तरंगों को सुन सकते हैं? मनुष्य और चमगादड़। आपको इन तीनों में ये बताना है किस प्रकार की तरंगों को, ध्वनि तरंगों को इनके कान सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें बताएं, सांप किस प्रकार की तरंगों को, ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि की चाल की। तो दोस्तों ध्यान रखें, ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में और न्यूनतम गैस माध्यम में होती है। ठीक, और यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा ठोस में भी सबसे ज्यादा चाल कहां होती है? एल्यूमिनियम में, और न्यूनतम कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में होती है। ध्यान रखना है आपको। यदि हम बात करें ध्वनि की चाल की, ठोस में सबसे ज्यादा, फिर द्रव में और फिर गैस में। पहले तो इसे याद रख लें। अब ठोस बहुत सारे हैं, उन ठोस में भी सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में, और सबसे कम तो गैस में ही होगी। तो गैस में कौन सी गैस? CO2 गैस में सबसे कम। इतना आप ध्यान रख लें। ठीक, अब हम बात करते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल की। सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस माध्यम की। हमने तो चर्चा कर ही ली है, सबसे ज्यादा ठोस में एल्यूमिनियम में होती है। तो यहां पर भी सबसे ऊपर आपको एल्यूमिनियम ही दिखाई देगा। चाल 6420, फिर निकेल में, फिर स्टील में, फिर लोहा, पीतल, कांच में आप यहां पर देख सकते हैं। इतने डिजिट याद रख पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन आप एल्यूमिनियम का जरूर याद रखें। और द्रव की यदि हम बात करें तो द्रव में समुद्री जल में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा होते हैं, पास पास होते हैं, ट्रांसमिशन ज्यादा हो जाता है। ठीक, आसुत जल उसके बाद, फिर इथेनॉल और मीथेनॉल का भी आप ध्यान रख लें। गैस में हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा, सबसे कम तो मैं CO2 देखा था। सबसे ज्यादा की बात मैं नहीं कर रहा हाइड्रोजन में, लेकिन हाइड्रोजन में इतनी होती है, आप ध्यान रखें। समुद्री जल में इतनी होती है, ये भी आप ध्यान रखें, 1531 है ना। लेकिन सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम में होती है और सबसे कम CO2 गैस में। ठीक है, बाकी जो द्रव में सबसे ऊपर रखे हैं और गैस में सबसे ऊपर लिखे हैं, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि द्रव में सबसे ज्यादा जल में होती है और गैस में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन में होती है। लेकिन बाकी जो नीचे लिखे हुए हैं द्रव और नीचे लिखी हुई है गैसें, उनकी तुलना में तो ज्यादा होती ही है। तो आप चाहे तो उनको याद रख सकते हैं। फिर हमें चर्चा करनी है प्रकाश, दर्पण और लेंस की। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको करना क्या है? वीडियो को अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करना है जो आपकी ही तरह MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वे भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ ले सकें। विद्यार्थी हित में आप ऐसा कर ही सकते हैं। ऐसा करने से हमारा सपोर्ट भी होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से उन प्रश्नों के जवाब दें जो मेरे द्वारा आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप सुझाव भी अपने कमेंट में दे सकते हैं, बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपके एग्जाम की तैयारी में वीडियो से आपको सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकाश, दर्पण और लेंस की ओर। तो दोस्तों प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह हमें दिखाई देती है। ध्यान रख लें दोस्तों, प्रकाश भाई ऊर्जा है, किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। परावर्तन वाला फैक्टर भी होता है, जिस रंग को वस्तु परावर्तित करती है वस्तु हमें उस रंग की दिखाई देती है। ठीक, इस बात को भी आप ध्यान रखें। प्रकाश की एक या प्रकाश की दिशा में एक सीधी रेखा का फैलाव प्रकाश की किरण कहलाती है। प्रकाश किरण की परिभाषा दे दी, कॉमन सेंस के बेस पर भी आप अनुमान लगा सकते हैं
कि प्रकाश जब एक सीधी रेखा में फैला दिखेगा तो उसको आप किरण कह देंगे। बच्चा बच्चा जानता है, भारत का नहीं पूरी दुनिया का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ माध्यमों में प्रकाश की चाल। तो जो ये माध्यम दिए हुए हैं दोस्तों, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों में आप प्रकाश की चाल को ध्यान रखने का प्रयास करें। यदि हम बात करें निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, तो 3 गुणित 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहां पर आप यूनिट जरूर याद रखें, मीटर प्रति सेकेंड। कुछ और लिख के दे देंगे तो सही आते हुए भी आप प्रश्न को गलत कर देंगे। ठीक, तो वायु या निर्वात में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितनी होती है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितनी होती है? 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको याद कराने के लिए बिना देखे आपको बताना है, निर्वात में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जल में कितनी होती है? 2.25 इंटू 10⁸, ये तो सेम है। और यदि हम बात करें कांच में, तो कांच में होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखने का प्रयास करें। आपसे मैंने कहा था बिना देखे बताएं, तो मैंने भी बिना देखे ही लिखा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं समझता। अब बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति पर। इसमें हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, अपवर्तन के बारे में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश की प्रकीर्णन या प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, उसका व्यतिकरण क्या होता है, उसका ध्रुवीकरण क्या होता है। इन पहलुओं पर अब हमें चर्चा करनी है अपनी। ठीक है, शुरुआत हम करेंगे अपने पहले बिंदु से, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश के किसी वस्तु की सतह से टकराकर लौटने की घटना परावर्तन कहलाती है। कितनी सिंपल सी बात है, एक शीशा लगा हुआ था, प्रकाश किरण आई, परावर्तित हो गई, टकरा के वापस लौटी, इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यदि हम बात करें चांदी, प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है, समझ रहे हैं आप, चमकदार होती है। फिर प्रकाश के अपवर्तन की यदि हम बात करें तो वे क्या होता है भाई? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब ये दो माध्यम क्या होते हैं? सघन से विरल, विरल से सघन, ऐसे ही समझ लें। मान लीजिए यहाँ पानी भरा हुआ है नीचे, ठीक है, और यहाँ वातावरण वायुमंडल है, तो यहाँ से जाएगी, पानी में जाएगी। एक माध्यम ये हो गया वायुमंडल वाला, एक हो गया जल वाला। तो इस प्रकार से बात की जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दो माध्यम हैं, ये माध्यम 1, ये माध्यम 2। प्रकाश की किरण इस प्रकार से आई, थोड़ी सी विचलित हो गई, अपने मार्ग से डाइवर्ट हो गई, ऊपर या नीचे हो गई, उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। आपने पानी में देखा होगा, पानी में आप छड़ डालते होंगे, इस प्रकार से पानी रहता है, तो छड़ आपके लिए थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत होती होगी। तो यही है क्या? अपवर्तन। किस चीज का? छड़ का नहीं, प्रकाश का, ध्यान रख लेना। तारों का टिमटिमाना, सिक्के का अपनी सतह से ऊपर उठा दिखाई देना, कहां पर? पानी में। आप पानी में सिक्का डाल के देखना, आपको लगेगा बाल्टी 5 फीट गहरी, तो सिक्का आपको 3 फीट पे दिख जाएगा, अनुमान के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखाई देना, ये सभी उदाहरण हैं प्रकाश के अपवर्तन के। ठीक दोस्तों, अब हमें चर्चा करनी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ध्यान रखें, यदि प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर पुनः पूर्व माध्यम में ही लौट आती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। सीधी बात है, दो माध्यम है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। प्रकाश की किरण जाती तो दूसरे माध्यम में विचलित होती थोड़ी बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे माध्यम में चली जाती। जब ऐसा ना हो, उसी माध्यम में वापस लौट आए, इस घटना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
TIR, इसे आप ध्यान रखें। इसके उदाहरण के रूप में आपको ध्यान रखना है, हीरा क्यों चमकता है इतना ज्यादा, क्योंकि उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का गुण होता है। रेगिस्तान में मृगमरीचिका का बनना आपने देखा होगा, सड़कों पर भी गर्मियों में देखा होगा, आपको लगता है कि पानी भरा हुआ है, जैसे ही आप पहुंचते हैं वहां पर पानी वहां से साफ आगे बन जाता है। वो पानी नहीं होता, वो मृगमरीचिका टाइप का ही एग्जाम्पल होता है। गर्मी के दिनों में सड़कों पर पानी भरा दिखाई देना वही चीज हो गई, है ना, जो मैंने आपसे कहा। जल में परख नली का चमकना, ये सभी उदाहरण हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि यार क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो दोस्तों सघन माध्यम में आपतन कोण का वह एक विशेष मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, ये एक माध्यम था, ये अभिलंब है जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, ये अपवर्तन हो गया, तो ये कोण बन रहे थे तो जो अपवर्तन कोण है उसका मान 90 डिग्री हो जाए, जो यहां से प्रकाश किरण जा रही थी तो यहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाए, इसे कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के बाद, अब तो आप अपवर्तन समझ गए, प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, इसे ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के कारण 7 रंगों की पट्टिका को स्पेक्ट्रम कहते हैं, और क्रम है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसे हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने बै, जा, नी, हा, पी, नाला करके याद किया था, और इंग्लिश वाले बच्चों ने विवग्योर करके याद किया था। ठीक, ध्यान रखें जो आसमानी लिखा हुआ है वो जामुनी के स्थान पर यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखें। और क्या ध्यान रखना है, बैगनी रंग सबसे अधिक और लाल रंग सबसे कम विचलन दर्शाता है, इनका सबसे कम विचलन होता है। फिर बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन की। ठीक है, यदि वायुमंडल में जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूलकण या अन्य सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन नहीं होगा तो आसमान काला दिखाई देगा, इस बात को भी आप ध्यान रखें। प्रकीर्णन के उदाहरण कौन कौन से हैं, आसमान का नीला दिखना, समुद्र का नीला दिखना, सूर्य का डूबते और उगते समय लाल दिखना, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग करना, ये सभी इसके उदाहरण हैं दोस्तों। यदि हम बात करें कि सिग्नल पर लाल रंग का ही उपयोग क्यों करते हैं, इसका फैलाव कम होता है, जब फैलाव कम होगा तो ये कमजोर नहीं पड़ेगा और बहुत दूर तक दिखाई देगा। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन मतलब फैल जाता है प्रकाश, जब फैलेगा तो उसका जो गाढ़ापन होगा वो कम होगा, जब वो कम होगा तो आपको फैला हुआ दिखेगा लेकिन ज्यादा दूर पर नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि उसका जो गाढ़ापन है वो कम हो गया। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग हम सिग्नल पे करते हैं, किसका, रेड कलर का। क्यों, इसका प्रकीर्णन कम होता है और तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, बहुत दूरी से दिख जाता है। और दिखता क्यों, क्योंकि प्रकीर्णन कम होता है। अब ऐसा मान के चलें आपके पास एक ब्लू कलर है, वाटर कलर या कोई भी स्केच पेन है, वाटर कलर मान के चलते हैं। अब आपको एक शीट पर कलर करना है, तो यदि इसको आप छोटे से हिस्से पर कर देंगे तो बहुत गाढ़ा एकदम बिल्कुल नीला दिखेगा, और इसी को आप पूरे पेपर पर फैला देंगे तो आपको उतना नीला नहीं दिखेगा। तो जो फैल जाता है इसको आप प्रकीर्णन समझ लें, और जो आपको कम जगह पर आप उसको उपयोग कर रहे हैं उसको आप समझ लें नॉर्मल। तो जो कम जगह पर उपयोग करेंगे बहुत लंबा दूर से समझ आ जाएगा कि नीला रंग है, लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि नीला है कि स्लेटी है। निश्चित दूरी के बाद ये दूर से ही समझ में आएगा कुछ जल रहा है, बहुत दूर बाद एकदम लाइट होगा तो व्हाइट जैसा दिखेगा, आपको नजदीक आके देखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ध्यान रखें, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है और प्रकीर्णन अधिक होता है। अब हमने अभी लिस्ट देखी थी, कैसी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ऊपर से नीचे जाओगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, अर्थात सबसे कम बैगनी की है, सबसे ज्यादा लाल की है। ऊपर से नीचे जाओगे तो प्रकीर्णन घटेगा, अर्थात सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का होना है, सबसे कम
लाल का होना है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, इसलिए मैं आपको लिख लिख कर पूरी चीजों को बता रहा हूं, क्योंकि यदि कभी एग्जाम में व्यवहारिक प्रश्न भी बने तो उस प्रश्न को देखकर भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, कम से कम आप अपना दिमाग लगाकर वहां पर आंसर तक पहुंच पाए। बात करनी है प्रकाश के व्यतिकरण की। भाई व्यतिकरण क्या होता है? तो दोस्तों किन्हीं दो परावर्तक तलों से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, किंतु जब यही तरंगें समान कला तथा समान आयाम की होती हैं तो इन जगहों पर या तो प्रकाश तीव्र हो जाता है या समाप्त हो जाता है। इसे ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जैसे साबुन के पानी के बुलबुले का चमकना, तेल की परत का चमकना, सीडी डीवीडी का चमकना, तितलियों के पंखों का चमकना, ये सब किसके उदाहरण हैं? व्यतिकरण के। किसका व्यतिकरण होता है? प्रकाश का होता है। अब बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन की। जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है या उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु अवरोध जैसे कि बाल, तार आदि आ जाती है तो प्रकाश किनारे से मुड़ जाता है। भाई बीच में कोई आ गया तो मुड़ेगा ही। इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे दर्पण की। किसकी? दर्पण से हम शुरुआत करेंगे, हम बात करेंगे मिरर की। तब तक के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, हमारा सपोर्ट भी करना है। कैसे करना है? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके, ठीक। तो बस बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।